अब हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं और अगले पार्ट की तरफ रुख करते हैं। लेट अस सी द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मिड 18th सेंचुरी, हम लोग मिड 18th सेंचुरी की बात करेंगे। तो जैसा कि आज हम लोग जर्मनी, इटली, इंग्लैंड और दूसरे स्टेट्स को देखते हैं, नेशंस को देखते हैं, वैसे ये नहीं थे। क्या था? तो वी कैन से मिड 18th सेंचुरी देयर वेर नो नेशन स्टेट्स इन यूरोप। यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था। इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, दे वेर डिवाइडेड इनटू सेवरल किंगडम्स। इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये कोई ऐसे राष्ट्र नहीं थे जैसा हम आज जानते हैं। ड्यूरिंग मिड 18th सेंचुरी दे वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट किंगडम्स। अलग अलग राजाओं का शासन था भाई। और सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, दे वर अंडर एब्सोल्यूट मोनार्चीज। और सेंट्रल यूरोप या ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहां पे साम्राज्यवादी प्रथा थी, एब्सोल्यूट मोनार्चीज थे वहां पर। नाउ अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया और हंगरी में हैब्सबर्ग अंपायर था। और ये हैब्सबर्ग अंपायर अल्पाइन रीजन्स में बटा था, अलग अलग क्षेत्रों में बटा था। लेट अस टॉक अबाउट दिस। तो हैब्सबर्ग अंपायर बटा था अल्पाइन रीजन्स में, और अल्पाइन रीजन्स के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते थे। लेट अस सी द टारोल, ऑस्ट्रिया, द सुडेटेनलैंड, बोहेमिया। ये सब कुछ ऐसे प्रांत थे जहां पे एरिस्टोक्रेसी, राजा और उसके लोग जर्मन भाषा बोलते थे, जर्मन बोलते थे ये लोग। देयर आफ्टर लोम्बार्डी और वेनेशिया में लोग इटालियन बोलते थे। हंगरी में 50% आबादी में ज्ञात भाषा बोलती थी, एंड द रेस्ट 50% स्पोक डिफरेंट डायलेक्ट्स। देयरआफ्टर बात करते हैं गैलिसिया की, तो पोलिश लैंग्वेज, एरिस्टोक्रेसी के लोग वहां पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। सो बाबा रे बाबा, इतना डिफरेंस, कैसे राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता। सो देयर was problem in starting the notion of nationalism. इतने सारे लोग, इतनी विभिन्नताएं। अब आइए हम जानते हैं कि इन लोगों के अलावे और यूरोप में कौन कौन लोग थे। अब आइए हम जल्दी से समझ ले उन सारे मार्स पीजेंट्स के बारे में जो डिफरेंट अंपायर्स के बाउंड्रीज के इर्द गिर्द रहते थे। Who were they? They lived within the boundaries of the empire a mass peasants, किसान लोग और दूसरे गरीब लोग रहते थे। Who were they? तो देखते हैं नॉर्थ में बोहेमियंस थे और स्लोवैक्स थे। तो नॉर्थ में, नॉर्थ इटली में बोहेमियंस थे और स्लोवैक्स थे। फिर बात करते हैं कैरोलिना, एक जगह थी, कैरोलिना में स्लोवेन्स रहते थे। फिर साउथ में क्रोएट्स रहते थे, इस प्रकार के लोग थे ये लोग। और ईस्ट में रोमन्स, ये जो रोमन्स थे ये ट्रांसिल्वेनिया में रहते थे। दे डिड नॉट हैव पॉलिटिकल यूनिटी, दे डिड नॉट हैव the thought of nationalism. How could they have? कैसे इतने डिफरेंसेस के बाद भी इनके बीच राष्ट्रवाद की बात आती? They could not have the feeling of nationalism and all. So such differences did not promote a sense of political unity. तो ये political unity की बात तो सोच भी नहीं सकते थे। बस इनमें एक ही समानता थी, that they all were obliged to their kings, under which or under whom they lived. ये सब उस राजा के प्रति उत्तरदायी थे
जिनके शासन क्षेत्र में ये रहते थे। आइए बच्चों, हम लोग लगे हाथों देख लेते हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ड्यूरिंग मिड 18th सेंचुरी में समाज में कौन कौन लोग रहते थे और उनके क्या पोजीशन थे। जस्ट लिसन, द एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी वर्ग के जो लोग थे वो डोमिनेंट थे, मतलब वो पूरे यूरोप में हावी थे। They had maximum power in their hands but they were small in number, लेकिन उनकी संख्या कम थी। तो जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल थे उनकी संख्या कम थी। एंड they paid no taxes, अरे भाई वो लोग टैक्स नहीं देते थे। They did not pay taxes and they owned rural land and town houses, और तो और गांव की जमीन के मालिक थे वो, और शहरों में जो मकान थे, बिल्डिंग्स थे, उसके मालिक थे वे लोग। Thereafter they connected together by ties of marriage, और वे लोग निचले वर्ग के लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं था। अपने ही ग्रुप में, अपने ही कम्युनिटी में शादी के बंधन में जुड़कर वे लोग आपस में रिश्ते बनाते थे। एंड दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज, वे सब फ्रेंच भाषा बोलते थे। तो ये स्थिति थी इन एरिस्टोक्रेटिक पीपल की। अब बात करते हैं पीजेंट्री, किसान वर्ग के लोग, इनकी स्थिति कैसी थी भाई। तो चलिए देखते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ज्यादातर लोग पीजेंट थे, किसान थे, टेनेंट्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे। वेस्ट में, यूरोप के वेस्ट में टेनेंट्स और स्मॉल ओनर्स थे। जो वेस्ट में थे वो टेनेंट्स, टेनेंट्स मतलब बटाईदार, जो जमीन को किराए पर लेकर खेती करते हैं उन्हें हम टेनेंट्स कहते हैं। और सम स्मॉल लैंड ओनर्स वर देयर। देयरआफ्टर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भास्ट एस्टेट्स थे, बड़े बड़े बागान थे, जहां पे बेचारे बहुत गरीब सर्व्स, किसान, मजदूर ये सब काम करते थे उन भास्ट एस्टेट्स पर। अब आइए बात करते हैं कॉमर्शियल क्लासेस की। ये कॉमर्शियल क्लास, एज यू नो, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन started in England in mid 18th century, और इस औद्योगिक क्रांति के शुरू होते ही एक नए वर्ग का जन्म हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप का जन्म हुआ। Let us see their condition. कॉमर्शियल क्लासेस, ये वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के लोग थे। इसमें थे कौन कौन भाई? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे। इसमें मध्यम वर्ग के लोग थे जो लिबरल थे। Thereafter, these liberal middle classes started the notion of unity and abolition of aristocratic privileges, और ये वही लोग थे लिबरल मिडिल क्लास के लोग जिन्होंने एरिस्टोक्रेटिक, ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों के पास जन्म से ही कुछ सुविधाएं थी, वो टैक्स नहीं देते थे, वो इन सारी सुविधाओं को हटाना चाहते थे। और ये कौन लोग थे? ये लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे जिन्होंने नोशन ऑफ यूनिटी एंड एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को शुरू किया। इस तरह से हमने देखा द लिबरल मिडिल क्लास प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। So keep studying, subscribe my channel and keep learning attentively. I will be giving you some more topics in my next video. Till then, have a nice time.